हेलो गाइस, वेलकम टू आरपी एकेडमी। सो आज हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं हमारा एडिटोरियल फॉर 2 मार्च। संडे को कोई एडिटोरियल था नहीं, तो इसी वजह से मैंने उसको क्लास को लिया भी नहीं। तो ऑफ कोर्स जैसे कि आप लोग जानते हैं, ईरान इजराइल का वॉर चल रहा है और इसकी इकोनॉमिक इम्प्लीकेशन। अच्छा, इससे पहले ना एक स्टूडेंट्स का डाउट था कि मैम इससे क्या हम लोग अपना डिस्क्रिप्टिव राइटिंग कर सकते हैं। बच्चों, मैं इसको इसीलिए दे रही हूँ कि आप इससे डिस्क्रिप्टिव राइटिंग कर पाओ। ठीक है, मैं चाहती हूँ कि आप डिस्क्रिप्टिव राइटिंग करो, आपके पास में इंटरव्यू में जो क्वेश्चंस आएंगे उसको आप आंसर कर पाओ। तो दोनों ही चीजों के लिए हमारा ये जो इनिशिएटिव है वो है। तो इसी के लिए तो आपको मैंने बोला कि आज जैसे शाम में मैंने यहाँ पर आपको सुबह में करा दी क्लास, अब शाम में क्या करोगे, एक यहाँ पर डिस्क्रिप्टिव जो है खुद से लिखोगे। तभी तो प्रैक्टिस होगी, तभी तो सीखोगे कैसे आंसर्स लिखने हैं, कैसे अच्छे आंसर्स लिखने हैं। कुछ टर्म्स आप पढ़ोगे, कुछ चीजें नहीं सीखोगे, राइट। चलो, अब यहाँ पर ईरान इजराइल की कॉन्फ्लिक्ट है, आपको पता है ये कोई पॉलिटिकल इवेंट तो है नहीं, केवल ग्लोबल इकोनॉमिक शॉक्स लगने वाले हैं। क्यों? क्योंकि ऑयल सप्लाई डिसरप्शन, जब गल्फ क्राइसिस हुआ था इंडिया में, आपको पता है इन्फ्लेशन एकदम हाई चला गया था। वैसा ही ऑल ओवर द वर्ल्ड होता है, तो अभी आप समझो इन्फ्लेशन बहुत तेज बढ़ेगा। फिर ट्रेड और शिपिंग डिसरप्शन हो रहा है। देखो, ईरान हमारे लिए, इंडिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट कंट्री है। क्यों था? क्योंकि देखो पाकिस्तान तो अपने यहाँ से सामान हमारी तरफ से जाने नहीं देता था, तो हम चाबहार पोर्ट बना रहे थे। क्यों? कि वहां के रास्ते से होकर हम जो है अपना सामान सप्लाई कर पाए। कहाँ पर? यूरोपियन नेशंस में, अमेरिकन कॉन्टिनेंट्स में। सो ऑफ कोर्स यहाँ पर हमारे लिए भी एज ए कंट्री बहुत दिक्कत आने वाली है। फाइनेंशियल मार्केट इंस्टेबिलिटी ऑफ कोर्स आपको देखने के लिए मिलेगी। और इंडिया तो बहुत ज्यादा वल्नरेबल है, क्योंकि लार्ज ऑयल इंपोर्टर रहा है इंडिया और ट्रेड डिपेंडेंट इकोनॉमी रहा है ईरान के साथ में। एंड गाइस, who are celebrating the death of this particular person, खानमेई। मैं एक बात बोलती हूँ आपको, ठीक है, वो लोग ने अपनी कंट्री में जो चीजें की, आई एक्सेप्ट, बहुत गलत की, बहुत ज्यादा बुरी थी, ठीक है। बट अगर मैं एज अ पॉलिसी मेकर इस चीज को समझती हूँ, तो कहीं ना कहीं आई सी ईरान एज अ फ्रेंड। एंड जब एक फ्रेंडली नेशन, जिसका एक इतना बड़ा लीडर, जो कि हमें दूसरे जितने भी गल्फ कंट्रीज थे उनके साथ में एक अच्छे रिलेशंस मेंटेन करने में हेल्प कर रहा था, जहां हमारे पास एक पाकिस्तान जैसा एनिमी है, जहां हमारे पास में इतना बड़ा एनिमी था, उसके अगेंस्ट जब भी हम खड़े हुए हैं, जब भी हमने कोई वॉर किया है, एक ईरान ऐसी कंट्री था जिसने हमें सपोर्ट किया है, और आउटराइटली सपोर्ट किया है, फॉरवर्ड आकर सपोर्ट किया है, ओपनली सपोर्ट किया है। सो वी शुड नॉट बी एटलीस्ट सेलिब्रेटिंग हिज डेथ। व्हाई? बिकॉज हमारे लिए ना यहाँ पर एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। यूएस ने क्या एक एग्जांपल लिया, क्या बोला कि यहाँ पर इनके पास में जो शुरुआत की ना यूएस ने, वो किसने की? ये एक न्यूक्लियर पावर है और ये डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, राइट। इंडिया और पाकिस्तान भी यहाँ पर न्यूक्लियर पावर्स हैं, ऑफ कोर्स वेरियस रीजंस की वजह से हैं। तो कल को अगर डोनाल्ड ट्रंप का मूड चेंज होता है और हम अभी चुप हैं, कल को वो हमारे देश के लिए बोलेंगे तो बाकी कंट्रीज चुप रहेंगे, ठीक है। एज ऑफ नाउ तो अभी तक केवल रशिया है जिसने की एक स्टेटमेंट जारी किया है। रशिया, ईरान, ये ना हमारे लॉन्ग टर्म एलाइज रहे हैं, कभी भी पॉलीज यहाँ पर नहीं रहे हैं। हमारे लिए बहुत बड़ा सपोर्ट इन्होंने ओवर द टाइम दिया है, फ्रॉम डिकेड्स दिया है, नॉट जस्ट कि इस साल 5 साल मोदी जी जब बने प्राइम मिनिस्टर, या जब मनमोहन सिंह थे, नहीं। इरिस्पेक्टिव यहाँ पर वो जो अटल बिहारी वाजपेयी ने बोला था ना, सरकारें आती जाती रहेंगी, ठीक है। ठीक है, समझ में आ गया। तो यहाँ पर अब आप देखेंगे कि इंडिया के जो इंपोर्ट्स हैं वो एक लार्ज शेयर ऑफ ऑयल अपना स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से लेते हैं। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज यहाँ पर 2.6 मिलियन बैरल्स पर डे हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से ले रहे हैं। अब इसको समझाने के लिए ना मैं एक इमेज आपको दिखाती हूँ, तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। देखो, हमारे पास में यहाँ पर इंडिया है, ठीक है। अब इंडिया के पास में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का कनेक्टिविटी होने से फायदा क्या होता है? हमारे पास में जो इंडियन पोर्ट्स, ये पूरे पोर्ट्स देख रहे हो आप, यहाँ पर आसानी से हम क्या कर पा रहे हैं, यहाँ से आसानी से कनेक्ट कर पा रहे हैं। और क्योंकि इसके साथ में, इस पूरे एरिया के साथ में हमें कनेक्टिविटी मिल जाती है, हमारे एक्सपोर्ट बहुत आसानी से हो पाते हैं। अब इंडिया हाफ ऑफ इट्स इंपोर्ट जो कर रहा है ना ऑयल का, वो कहाँ से कर रहा है? स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के थ्रू से कर रहा है, ठीक है। और इसके अलावा भी यहाँ पर ना बहुत सारे स्टॉक पाइल्स वगैरह हम बना पाते हैं। लिमिटेड ऑल्टरनेटिव्स अब हमारे पास में बचेंगे।
ठीक है, और यहाँ पर बहुत सस्ते में हमें ऑयल मिल जाता था ईरान के थ्रू, तो ऑफ कोर्स यहाँ पर इंडिया के लिए एक बहुत बहुत ज्यादा राइजिंग क्रूड प्राइस का प्रॉब्लम आएगा। तो चाबहार पोर्ट हमारा बन रहा था जिसके थ्रू हम ट्रेड कर पा रहे थे, वो यहाँ पर नहीं हो पाएगा। यू नो देयर इज अ न्यूज़पेपर संडे गार्जियन, उन्होंने तो इसको इंडिया का वर्स्ट नाइटमेयर बोला है कि इसका जो क्लोजर हो रहा है ना, ये हमारे लिए क्रूड इंपोर्ट विद इन डेज यहाँ पर क्रिपल कर देगा, और ये जो कॉन्फ्लिक्ट है ये 20% ग्लोबल ऑयल सप्लाई को अफेक्ट कर रही है। तो इसमें केवल और केवल यूएस का फायदा है, हमारा कोई फायदा नहीं है। एंड वन ऑफ द वर्स्ट थिंग दैट इजराइल हैज डन, हमारे प्राइम मिनिस्टर को इनवाइट करते हैं और फिर उसके बाद में इस तरह का अटैक करते हैं। दिस इज वन ऑफ द वर्स्ट थिंग्स, ठीक है। इंटरनेशनल रिलेशंस जिन लोगों को थोड़ा भी नॉलेज होगा वो जानते हैं कि ये हमारे लिए कितनी नुकसान वाली चीज है। वी वर ऑलवेज फॉलोइंग अ पॉलिसी कॉल्ड नॉन अलाइंड, ठीक है, हमें उसी के साथ में जाना था। ईरान का ये जो पूरा का पूरा फैक्टर है, यहाँ पर एक फॉर्मेडेबल नेवी फ्लीट इनकी बनती है, मिलिट्री एसेट्स हैं, पास थ्रेट्स में पास हमने देखे कि किस तरीके से तेहरान जो है उसको बोला गया कि हॉर्मुज को बंद कर दो। क्यों बंद कर दो? क्योंकि यहाँ पर ग्लोबल सप्लाई जो है वो अफेक्ट होगी। अब इंडिया की गल्फ डिपेंडेंसी होती है, इराक, सऊदी अरेबिया, यूएई इंडिया के बिगेस्ट ऑयल सप्लायर्स हैं, और 1 मिलियन बैरल से ज्यादा क्रूड ऑयल हम वहां से लेते हैं। इंडिया की रिफाइनरीज, वर्ल्ड की लार्जेस्ट ऑपरेटेड जो हमारी रिलायंस इंडस्ट्रीज है जामनगर में, वो भी स्पेसिफिकली डिजाइंड है क्योंकि गल्फ ऑयल का जो ग्रेड होता है ना, जैसे हर चीज के लिए यहाँ पर एक ग्रेड चाहिए, उसके लिए बना हुआ है। और क्रूड ऑयल यहाँ पर 85% इंडिया के टोटल इंपोर्ट्स का हिस्सा है, और वर्ल्ड का 3rd लार्जेस्ट ऑयल कंज्यूमर है हम। तो अगर कोई भी डिस्ट्रप्शन इसमें हो रहा है तो इंडिया के फ्यूल प्राइसेस, इन्फ्लेशन पर डायरेक्ट इम्पैक्ट आएगा। फाइन, तो यहाँ पर पूरा का पूरा हमारे पास में सबसे पहले तो ये प्रॉब्लम, दूसरा रेड सी और स्विस कैनाल से जो हमारा कनेक्ट हो रहा था, क्रूड और इंपोर्ट जो हो रहे थे नॉन गल्फ सोर्सेज जैसे कि यूएस से, वेनेजुएला से, ये रेड सी से या फिर स्विस कैनाल से आएंगे, वो जो आपकी इजिप्ट की तरफ से आती है, ठीक है। अब यहाँ पर जो हुतीज होते हैं, ईरान के मिलिटेंट्स होते हैं यमन में, वो बोलते हैं कि वो इस चैनल को ब्लॉक कर देंगे, और यहाँ पर क्यों कर रहे हैं? ताकि यूएस से भी इंपोर्ट ना हो पाए ऑयल। अब यहाँ पर इंडिया इफेक्ट होगा इस पूरी की पूरी सिचुएशन से। तो अगर हम देखें यहाँ पर इंडिया के लिए तो ये जो पूरा वॉर है ये सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव चीजें लेकर आ रहा है, पॉजिटिव एज सच अभी तक हमारे पास में कुछ मुझे तो नहीं समझ आया, एक्सेप्ट सम इंडियन सेलिब्रेटिंग हिज डेथ बिकॉज ऑफ XYZ रीजंस। बट अगर आप एक पॉलिसी मेकर हो, आप एक ऑफिसर हो, दिस इज द डिफरेंस बिटवीन दोज हु आर प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जाम। दे नो ऑयल प्राइस बढ़ते हैं, फ्यूल कॉस्ट बढ़ती है, ट्रांसपोर्ट कॉस्ट बढ़ती है, प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ती है, इन्फ्लेशन बढ़ता है, और इसी को हम कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन कहते हैं, और इधर ही हम अब आ रहे हैं। और 10% इंक्रीज अगर क्रूड ऑयल प्राइसेस में हो गया इसकी वजह से, जैसे आरबीआई का कहना भी है, तो इन्फ्लेशन हमारा 20 बेसिस पॉइंट दैट इज 0.20% से बढ़ जाएगा। और जो पेट्रोल प्राइसेस हैं, क्योंकि वो अगर हमारे पास कंट्रोल्ड भी है, मैन्युफैक्चरिंग इनपुट हमारी बढ़ जाएगी कॉस्ट, होलसेल इन्फ्लेशन बढ़ेगा, कोर इन्फ्लेशन हमारा इनडायरेक्टली बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर हमारे लिए एज अ कंट्री देयर इज नथिंग गुड टू बी सेलिब्रेटेड, ओके। एंड एज आई टोल्ड यू, ईरान हमें एक पाथवे देता है, अफगानिस्तान हमें एक पाथवे देता है, जहां पर हम अपना, देखो ठीक है पाकिस्तान के साथ भी हैव वेरी बैड रिलेशनशिप, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सभी मुस्लिम कंट्रीज से हमारे रिश्ते खराब है, हमारे बहुत अच्छे रिश्ते हैं मुस्लिम कंट्रीज से। स्पेशली अगर मैं बात करूं अफगानिस्तान, ईरान, ये हमारे बहुत ही बड़े सपोर्टर रहे हैं, और ओवरऑल इनकी भी अपनी कॉन्फ्लिक्ट चलती हैं पाकिस्तान के साथ में। एनीवेज, तो यहाँ पर एक जियोपॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट है वेस्ट एशिया में, ट्रांसमिट करियर शॉक्स टू द ग्लोबल इकोनॉमी, फाइनेंशियल मार्केट्स, इंडिया की मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी अफेक्ट हो रही है। और ये आर्टिकल यहाँ पर एक्सटर्नल सेक्टर की वल्नरेबिलिटी के बारे में, जियोपॉलिटिकल रिस्क ट्रांसमिशन इकोनॉमिक्स में कैसे आपको देखने के लिए मिलेगा उसकी बात करता है। तो जियोपॉलिटिकल बैकग्राउंड, एक मिलिट्री एस्केलेशन जब हो रही है यूएस और इजराइल के बीच में, जहां पर वो लोग मिलकर ईरान के ऊपर यहाँ पर अटैक कर रहे हैं, तो रिटेलिएटरी स्ट्राइक्स हो रही हैं अक्रॉस वेस्ट एशिया, कॉन्फ्लिक्ट स्पिल ओवर हो रहा है कंट्रीज में जो कि यूएस के एसेट्स होस्ट करते हैं, यूएई, कतर, बहराइन, जॉर्डन, सभी जगह ऐसा है। और यहाँ पर ईरान के जो सुप्रीम लीडर हैं, जब उनकी रिपोर्टेड किलिंग हो गई है तो अनसर्टेनिटी बढ़ गई है, प्रोबेबिलिटी यहाँ पर बढ़ गई है रीजनल वॉर एक्सपेंशन की, एनर्जी मार्केट डिस्ट्रप्शन, ग्लोबल फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी देखी जा रही है। जियोपॉलिटिकल शॉक्स जो हैं वो यहाँ पर इकोनॉमीज को अफेक्ट कर रहे हैं, एनर्जी, ट्रेड, फाइनेंस, कॉन्फिडेंस चैनल्स हमारे जो हैं वो अफेक्ट हो रहे हैं। ऑयल मार्केट,
फर्स्ट ट्रांसमिशन चैनल, ऑयल क्यों सेंट्रल है सबको पता है, वेस्ट एशिया कंट्रोल कर रहा है की ग्लोबल ऑयल सप्लाई रूट्स को, स्पेशली स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज, वन ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट क्रिटिकल ऑयल चेक पॉइंट्स। इंडिया का एक्सपोजर 50% इंडिया के ऑयल इंपोर्ट्स इस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज से होते हैं और 2.6 मिलियन बैरल्स पर डे डिपेंड करता है इस रूट के ऊपर। अगर कॉन्फ्लिक्ट डिसरप्ट हो रही है तो सप्लाई शॉर्टेज हमारे पास आएंगे, ऑयल प्राइसेस बढ़ जाएंगे। एक्सपेक्टेड प्राइस इंपैक्ट क्या होगा, क्रूड ऑयल यहाँ पर $75 पर बैरल बढ़ जाएगा, 5 से 20 बैरल पॉसिबली यहाँ पर इंक्रीमेंट होगा। एंड इसके बाद तो रिफाइनिंग भी होती है इसकी, ठीक है ना। इन्फ्लेशन इंपैक्ट इंडिया के ऊपर अगर हम देखें तो आरबीआई की 2025 की एक स्टडी थी, उसमें उन्होंने बोला था कि अगर 10% इंक्रीमेंट क्रूड ऑयल प्राइसेस में होता है तो 20 बेसिस पॉइंट यहाँ पर आपका इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा। 100 बेसिस पॉइंट 1% बनाते हैं, ठीक है, तो 20 बेसिस पॉइंट का मतलब 0.20% हो गया। अब ट्रांसमिशन चैनल, फ्यूल प्राइसेस बढ़ेंगे, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ेगी, मैन्युफैक्चरिंग इनपुट कॉस्ट बढ़ेगी, लॉजिस्टिक एक्सपेंसेस बढ़ेंगे, कोर इन्फ्लेशन हमारा बढ़ जाएगा, ठीक है। अगर पेट्रोल प्राइसेस को हम एडमिनिस्ट्रेटिवली कंट्रोल करेंगे तो होलसेल के प्राइसेस बढ़ेंगे। फर्म्स यहाँ पर ये कॉस्ट किसको पास करेंगी, आपको, मुझे, हमारी पॉकेट्स पर इंपैक्ट आएगा। फिर यहाँ पर करेंसी एंड कैपिटल फ्लो रिस्क देखते हैं, तो जियोपॉलिटिकल क्राइसिस जो है वो एक रिस्क अवर्जन यहाँ पर लेकर आ रहे हैं ग्लोबली। देखो, हायर ऑयल का प्राइस अगर होता है तो इंपोर्ट के बिल्स बढ़ते हैं और एक्सपोर्ट एनवायरनमेंट हमारा वीक हो जाएगा ग्लोबल अनसर्टेनिटी की वजह से। आप देख रहे हैं कितना ज्यादा हम लोग ऑलरेडी अफेक्टेड है, हमारी जो ट्रेड डेफिसिट है वो बढ़ जाती है। एनर्जिंग इंपोर्टिंग कंट्रीज यहाँ पर सफर कर रही है टर्म्स ऑफ ट्रेड शॉक ड्यूरिंग ऑयल क्राइसिस। फिर करेंसी रिस्क में जो रुपी है वो और वीक होगा। वॉर अनसर्टेनिटी की वजह से इन्वेस्टर्स पैसे जो है वो अपने कहाँ शिफ्ट कर देंगे, इन्वेस्टमेंट्स को, फंड्स को, अपने सेफ एसेट्स में, यूएस की डॉलर में, गोल्ड में, और कैपिटल एग्जिट कर जाएगी एमर्जिंग मार्केट्स के थ्रू। रिजल्ट क्या है, रुपी डेप्रिशिएशन प्रेशर बनेगा और यहाँ पर ये डायरेक्टली लिंक करेगा विद योर अर्लियर जो हमने एडिटोरियल पढ़ा था कैपिटल फ्लो वोल्टिलिटी से रिलेटेड। याद है आपको, करेंट अकाउंट नॉर्मल चल रहे हैं, कैपिटल फ्लो में वोल्टिलिटी है। अभी हाल फिलहाल में 1 या 2 दिन पहले ही मैंने पढ़ाया था। कैपिटल फ्लो चैनल की अगर मैं बात करूं तो जो इक्विटी मार्केट्स, आपके स्टॉक मार्केट्स, some people just love honking this much, पता नहीं क्यों यहाँ से क्रॉस कर जाएंगे, there is no traffic, like literally पूरा ऐसा खाली पड़ा हुआ है and the street is connecting to the market, the major market of the town। तो यहाँ से लोग जाते हैं निकल कर और इतना हॉन्क करते हैं ना, मुझे पूरा दिन डिस्टर्ब होता है। And when I'm sleeping at that time तो बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है, especially in the night also they don't have this much manners in India। वो जो जीरो सिविक सेंस है ना, वो यहाँ पर तो मुझे बहुत देखने के लिए मिलता है कि पूरे टाइम हॉन्क करना है, कुछ नहीं होगा, खाली रोड पड़े हैं but they will honk anyways। तो यहाँ पर सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। कैपिटल फ्लो चैनल्स, पॉसिबल आउटकम्स, इक्विटी मार्केट फॉल करेगा, फॉरेन इन्वेस्टर्स जो है वो विड्रॉ करेंगे फंड्स को, एमर्जिंग मार्केट्स यहाँ पर रिस्क अवर्जन फेस कर रहे हैं। तो आप देखेंगे ग्लोबल क्राइसिस की वजह से जो कैपिटल है वो यूएस ट्रेजरी एसेट्स में जाएगा, यूएस के मजे आ रहे हैं, डेवलप्ड मार्केट्स की तरफ जाएगा, ठीक है। अभी पता है एक हाल फिलहाल में मैं पढ़ रही थी, यूएस, यूके, ये लोग तो चुप बैठे हुए हैं, यूरोपियन यूनियन चुप बैठा हुआ है, ये कुछ नहीं बोल रहे हैं, केवल एक रशिया है जिसने स्टेटमेंट दी एटलीस्ट। तो जियोपॉलिटिकल क्राइसिस यहाँ पर ट्रिगर कर रहे हैं रिस्क अवर्जन को। अब टिपिकल मार्केट रिएक्शन, इन्वेस्टर्स पैसे को शिफ्ट कर रहे हैं सेफ एसेट्स की तरफ, यूएस डॉलर्स, गोल्ड, कैपिटल यहाँ पर एग्जिट कर जाती है एमर्जिंग मार्केट्स को। पॉसिबल आउटकम्स इंडिया के लिए क्या रहते हैं, यहाँ पर रुपी डेप्रिशिएट होता है, वीक हो जाता है, स्टॉक मार्केट में वोल्टिलिटी बढ़ जाती है, डिग्री ऑफ फ्लक्चुएशन बढ़ जाती है, फॉरेन पोर्टफोलियो आउटफ्लोज यहाँ पर हमें देखने के लिए मिलते हैं। तो जो ये पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स होते हैं ये अमाउंट लेकर कहीं और बड़ी जगहों पर इन्वेस्ट कर देते हैं, सेफ एसेट्स में इन्वेस्ट कर देते हैं। तो फ्लाइट टू सेफ्टी बिहेवियर यहाँ पर देखने के लिए मिलता है। फ्लाइट टू सेफ्टी बिहेवियर क्या होता है, ये ही फ्लाइट टू सेफ्टी बिहेवियर होता है। कुछ की टर्म्स भी आपको यहाँ पर याद करने के लिए मिल जाती है, सीखने के लिए मिल जाती है। ट्रेड डिसरप्शन रिस्क, इंडिया का जो ट्रेड एक्सपोजर है रीजन में वो सिग्निफिकेंट है। 40 बिलियन एक्सपोर्ट्स यहाँ पर हमारे वेस्ट एशियन रूट्स की तरफ से हो रहे हैं, ठीक है। अब वॉर के कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, शिपिंग कॉस्ट बढ़ गई, इंश्योरेंस प्रीमियम्स बढ़ गए, लॉजिस्टिक डिलेज बढ़ गए, रिड्यूस हो जाएगी ग्लोबल डिमांड। जब आपकी हर तरह से एक इनपुट कॉस्ट में शिपिंग कॉस्ट आएगी,
प्रीमियम्स इंश्योरेंस के आएंगे, लॉजिस्टिक्स में डिले हो रहे हैं तो लोग वैसे भी इससे खुश नहीं रहेंगे, तो डिमांड हमारी ग्लोबली भी खराब होगी, हमारा जो ट्रेड डेफिसिट है ना वो ऐसे फॉल कर रहा है, समझे। अब यहाँ पर हम सॉरी ट्रेड डेफिसिट बढ़ रहा है, ट्रेड सरप्लस जो था थोड़ा बहुत हमारे पास जैसे करेंट अकाउंट में अभी हमने दिखाया था पिछले कुछ टाइम में, वो भी खत्म होता जा रहा है। रेमिटांस रिस्क एक क्रिटिकल लेकिन अंडर एस्टिमेटेड चैनल है, कितने सारे इंडियंस जो हैं वो आपके, ठीक है, आपको पता है इंडिया हाईएस्ट रेमिटांस रिसीविंग कंट्री है, अगर नहीं पता तो आज पता चल गया होगा। अब 9 मिलियन इंडियन लोग जो हैं वो वर्क कर रहे हैं गल्फ कंट्रीज में, और जीसीसी अकाउंट करता है अप्रोक्सीमेटली 40% इंडिया के रेमिटांसेस में, तो 120 बिलियन डॉलर्स एनुअली हम कहां से ले रहे हैं, गल्फ से ले रहे हैं, ठीक है। और 40% यहाँ पर हमारे पास जब जीसीसी नेशन से आ रहा है, तो ऐसे में आप समझ रहे हो इंडिया के लिए कितनी बड़ी प्रॉब्लम है। अगर कॉन्फ्लिक्ट स्प्रेड होगी, वर्कर्स वापस आना शुरू करेंगे, रेमिटांस इनफ्लो जो हो रहा था वो कम हो जाएगा, और रेमिटांस यहाँ पर इंडिया के ट्रेड डेफिसिट को 40% यहाँ पर फाइनेंस करते हैं, तो ट्रेड डेफिसिट हमारा और ज्यादा बढ़ सकता है। अगर कॉन्फ्लिक्ट एस्केलेट होती है, वर्कर्स वापस आएंगे, एम्प्लॉयमेंट डिसरप्शंस हो जाएंगे, रेमिटांस इनफ्लो आपकी फॉल करेगी, तो ये हमारे करेंट अकाउंट बैलेंसेस को भी अफेक्ट कर रहे हैं। एक्सटर्नल सेक्टर स्टेबिलिटी, आरबीआई का रोल क्या रहेगा, अब आरबीआई को मॉनिटर करना पड़ेगा इन्फ्लेशन, एक्सचेंज रेट, कैपिटल फ्लोज, एक्सटर्नल अकाउंट बैलेंसेस, और इंडिया के पास एक बफर है स्ट्रॉन्ग फॉरेक्स रिजर्व्स का, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि हमारे पास में स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स हैं, फूड सिक्योरिटी हमारे पास है, ठीक है, तो ये हमारे लिए इमीडिएट पैनिक रिस्क तो नहीं लेकर आएगी। इवन बहुत आई थिंक आज से 5-10 साल पहले इंडिया ने ऑयल रिजर्व्स के लिए भी ना कुछ ऑयल वेल्स वगैरह बनाने शुरू कर दिए थे कि यहाँ पर एक बफर में ऑयल हम अपने पास रखेंगे, विच इज अ वेरी गुड पॉइंट, यहाँ पर अभी हेल्प करेगा। तो एक्सटर्नल सेक्टर के प्रेशर जो है बैलेंस ऑफ पेमेंट व्यू, वॉर अफेक्ट करेगा मल्टीपल बीओपी कंपोनेंट्स को साइमल्टेनियसली, करेंट अकाउंट हाई ऑयल इंपोर्ट बिल बढ़ेगा, ट्रेड बैलेंस में एक्सपोर्ट डिस्ट्रप्शन होगा, रेमिटांसेस में पॉसिबल डिक्लाइन होगा, कैपिटल अकाउंट में पोर्टफोलियो आउटफ्लोज हमारे देखने के लिए मिलेंगे, और एक्सचेंज रेट में डेप्रिसिएशन प्रेशर बढ़ जाएगा, ठीक है, तो हमारा रुपी और ज्यादा डेप्रिशिएट कर जाएगा, वीक हो जाएगा। तो एक एक्सटर्नल वल्नरेबिलिटी डिस्पाइट स्ट्रॉन्ग ग्रोथ हमें देखने के लिए मिल रही है। अब आरबीआई यहाँ पर इन्फ्लेशन मैनेजमेंट करेगा, करेंसी को स्टेबल करने की कोशिश करेगा, फॉरेक्स मार्केट में इंटरवेंशन करेगा, कैपिटल रिजर्व हमने रखे हुए हैं काफी हद तक, एक्सटर्नल अकाउंट की मॉनिटरिंग हमें करनी पड़ेगी। फिस्कल और एडमिनिस्ट्रेटिव साइड में गवर्नमेंट क्या करेगी, नाउ दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। तो हमारे पास फ्यूल प्राइस मैनेजमेंट, फ्यूल टैक्स एडजस्टमेंट्स देखे जाएंगे, स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व हमारे पास यूज किए जाएंगे, सप्लाई साइड मेजर्स बढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर अब हमें अपने जो टैक्सेस हैं उन्हें कम करना पड़ेगा, जो गवर्नमेंट से हम लोग बोलते रहते हैं ना कि भाई आपने इतना ज्यादा टैक्स बढ़ा रखा है, इतना ज्यादा हम लोग पे कर रहे हैं, अब इन्हें शायद उसे कम करना पड़ेगा ताकि थोड़ा सा यहाँ पर प्राइस मैनेज हो। सप्लाई डाइवर्सिफिकेशन देखना पड़ेगा, मीनिंग यहाँ पर जो हम सप्लायर्स हैं वो और अलग अलग जगह से लेना चाहेंगे। अब ऑफ कोर्स यहाँ पर यूएस का प्रेशर है वेनेजुएलन ऑयल खरीदने का और वेरियस रीजंस, तो देखते हैं क्या होगा। अब वो बहुत महंगा पड़ेगा, अगर हम यहाँ से वेनेजुएला से लेते हैं ना तो इतना लंबा रूट है और स्विस कैनाल वगैरह से होते हुए आएंगे, विच विल बी रियली वेरी कॉस्टली फॉर अस टू इम्पोर्ट एज वेल, तो इम्पोर्ट कॉस्ट हमारी ऐसे भी बढ़ रही है। ट्रेड लॉजिस्टिक सपोर्ट जो है वो हमें गवर्नमेंट की तरफ से चाहिए होंगे। अब इंडिया के लिए सेफ्टी बफर्स क्या है, तो ये जो आर्टिकल है ये कुछ रीजंस बताता है कॉशन ऑप्टिमिज्म के। ये सेफ्टी बफर्स में ना ये जो ड्रम है ये मैंने इसलिए दिखाया है, ये एक्चुअली जो हमारे पास में मैंने भी बताया ना 5 से 10 साल पहले ही हमारे गवर्नमेंट्स ने बफर्स बनाने शुरू कर दिए थे, तो वो हमें हेल्प करेगा। हमारे पास स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स हैं अभी अवेलेबल, ऑयल कंपनी की जो इन्वेंट्रीज हैं वो 1 महीने की डिमांड के अप्रोक्सीमेटली यहाँ पर सफिशिएंट है, कंफर्टेबल फॉरेक्स रिजर्व्स हमारे पास है, और फूड सिक्योरिटी हमारी इंटैक्ट है। आज अपने फार्मर्स को थैंक्स जरूर बोलना, ठीक है, कि डिस्पाइट हैविंग सच लो प्राइसेस फॉर फूड, यहाँ पर दे आर प्रोवाइडिंग अस एग्रीकल्चरल सपोर्ट सो नाइसली, ठीक है, वरना इंडस्ट्रियलाइजेशन भी आज का क्या होता, रखा रहना जाता। जिस तरह की यहाँ पर हमारी पॉलिसीज चल रही हैं, जिस तरह के डिस्ट्रप्शंस चल रहे हैं ना, फूड सिक्योरिटी बहुत बड़ी चीज होती है।
और ये अगर आपको नहीं समझ आ रहा ना, जाकर देखना 1947 में जब इंडिपेंडेंस हमें मिली, उसके बाद में हमारी कितनी बुरी सिचुएशन थी और क्यों हमने फूड सिक्योरिटी के ऊपर फोकस करा। ऑफ कोर्स कुछ नेगेटिव चीजें देखने के लिए मिली ग्रीन रेवोल्यूशन की, व्हिच कैन नॉट बी इग्नोर्ड एज ऑफ टुडे, बट डेफिनेटली उसके कुछ अच्छे रीजंस भी यहाँ पर रहे हैं। इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट बिहाइंड द एडिटोरियल। अब यहाँ पर कुछ कॉन्सेप्ट हम देखेंगे कि ये एक जियोपॉलिटिकल सप्लाई शॉक दिखा रहा है। ये आपको ना बोलने में भी बहुत हेल्प करेगा और समझने में भी कि वॉर होगा, ऑयल सप्लाई का रिस्क बढ़ेगा, प्राइसेस हायर हो जाएंगे, इन्फ्लेशन बढ़ेगा, ट्रेड डेफिसिट बढ़ेगी, करेंसी का प्रेशर बनेगा करेंसी के ऊपर, और कैपिटल आउटफ्लो देखे जाएंगे। जो इन्वेस्टर्स हैं वो अपने पैसे निकाल कर ले जाएंगे और ग्रोथ हमारी रिस्क पर आ जाएगी। समझे किस तरीके से यहाँ पर हमारे पास में वॉर, सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शन, एनर्जी सिक्योरिटी, ये सारी चीजें हमें देखने के लिए मिल रही हैं। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखेंगे ऑयल शॉक ट्रांसमिशन मैकेनिज्म। ये हमारे पास में हमने सीखा भी कैसे हो रहा है, बिल्कुल अभी समझा। एक्सटर्नल सेक्टर कैसे वल्नरेबल हो गया, करेंट अकाउंट पर क्या इंपैक्ट होगा और कैपिटल अकाउंट पर क्या इंपैक्ट होगा, ट्रेड डेफिसिट्स यहाँ पर और यहाँ पर कैपिटल आउटफ्लो, रेमिटांसेस के ऊपर हमारी डिपेंडेंसी, एक्सचेंज रेट्स पर कैसा प्रेशर बनेगा और इंपोर्टेड इन्फ्लेशन हमें कैसे यहाँ पर अफेक्ट करने वाला है, जियोपॉलिटिकल रिस्क प्रीमियम। तो जो कॉन्फ्लिक्ट है वो हमारी सीवियरली एस्केलेट हो या ना हो, पॉलिसी मेकर्स को विजिलेंट तो रहना ही पड़ेगा, क्योंकि जो मॉडर्न इकोनॉमिक्स है वो डीपली इंटरकनेक्टेड है। एनर्जी डिपेंडेंसी, ट्रेड रूट्स, रेमिटेंस फ्लोज, कैपिटल मूवमेंट, ये सभी जियोपॉलिटिकल इवेंट्स हमारी को यहाँ पर हमारी इकोनॉमी को डिस्टेबलाइज कर सकते हैं, इतने कैपेबल हैं। अदरवाइज स्ट्रॉन्ग इकोनॉमीज यहाँ पर हमारी क्या हो रही हैं, बहुत वीक हो सकती हैं। कॉशन हमें करना होगा, पैनिक नहीं करना है, और इसी तरीके से हमारा पॉलिसी रिस्पॉन्स भी आना चाहिए। ठीक है, एंड दिस इज समथिंग फॉर योर इंटरव्यू एज वेल। You have not to go through the panic situation whenever you don't know the questions or you don't know the right answer. Just थोड़ा cautious रहना जब अपनी बात बोल रहे हो, गलत नहीं बोलना है, नहीं आता है ये बोल सकते हो, ये बोल सकते हो कि कुछ कुछ आता है, लेकिन ये गलत आंसर्स मत दे देना ओवर कॉन्फिडेंट होकर कि सामने वाले को नहीं पता है। वो लोग बहुत लर्न होते हैं। ठीक है, आप कुछ गलत बोलोगे, उन्होंने शायद उसके बारे में नहीं भी पढ़ा होगा ना हाल फिलहाल में, तो भी दे कैन कनेक्ट थिंग्स एंड टेल यू दैट यू आर रॉन्ग। फाइन, ईरान इजराइल की कॉन्फ्लिक्ट किस तरीके से मैं आपको इस पर एक वो बताती हूँ। ठीक है, कैसे आप यहाँ पर पूरा का पूरा कंक्लूजन लिख सकते हो और थोड़ा बड़ा कंक्लूजन बताती हूँ। So Iran-Israel conflict, it highlights how geopolitical tensions can transmit economic shocks. How? Through energy markets, trade routes, financial flows. For India, heavy dependency on Gulf oil supplies, remittance inflows, making it particularly sensitive towards the disruptions in West Asia. Now, because the crude prices are rising, so it will also fuel inflation, widening the trade deficit and exerting pressure on the rupee amid volatile capital flows. Now, because we know there is a strong forex reserve that we have, okay, you can write while strong forex reserves and strategic petroleum shocks, so they are providing a short-term resilience, but sustained resilience will be only remaining essential to preserve macroeconomic stability. By whom? Of course, our fiscal and monetary authorities in an uncertain global environment. Okay? तो थोड़ा बहुत माइट भी बोलने में इधर उधर हो जाए, लेकिन आप इस तरह के आंसर्स लिख सकते हो, कोड आपको मिल गया होगा। आई होप ये एडिटोरियल आपको हेल्प कर रहे हैं आपके डिस्क्रिप्टिव में और आपकी प्रिपरेशन में। चलिए, इंडियन इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग मैक्रो वीक माइक्रो, अंडरस्टैंडिंग द स्ट्रक्चरल पैराडॉक्स। अब यहाँ पर किसके बारे में बात हो रही है, ये पूरा का पूरा एडिटोरियल जो है ये फंडामेंटली बात कर रहे हैं कि भाई इंडिया जो है वो क्यों स्ट्रॉन्ग है मैक्रो इकोनॉमिक मैनेजमेंट में, लेकिन माइक्रो इकोनॉमिक एफिशिएंसी बहुत वीक है। तो यहाँ पर ये जो ऑर्डर है ये एक पुराना सवाल बहुत बार आपके अलग अलग इकोनॉमिस्ट ने रेस किया है, स्पेशली यहाँ पर ये दो आपके इकोनॉमिस्ट को रेस नाम लेते हैं, जगदीश भागवती और टी.एन. श्रीनिवासन। जिन लोगों ने यूपीएससी की प्रिपरेशन की है ये इन दो नाम के साथ में बहुत अच्छे से यहाँ पर वेल वर्स्ड होंगे। तो इंडिया क्या कर रहा है, मैनेज कर रहा है इन्फ्लेशन को, फिस्कल बैलेंस यहाँ पर। अब क्वेश्चन ये है कि भाई इंडिया यहाँ पर इन्फ्लेशन को मैनेज क्यों करता है, फिस्कल बैलेंस को क्यों मैनेज कर रहा है, या फिर यहाँ पर ग्रोथ को भी रीजनेबली वेल, लेकिन फिर भी आपके जो बिजनेस एफिशिएंसी और इन्वेस्टमेंट है, जो माइक्रो यहाँ पर चीजें हैं उनके साथ इतना ज्यादा स्ट्रगल कर रहा है।
देखो मैक्रो इकोनॉमी यहाँ पर स्टेबल है, लेकिन माइक्रो इकोनॉमी डिसफंक्शनल है। मैक्रो इकोनॉमी बहुत अच्छे से मैनेज्ड है, लेकिन माइक्रो इकोनॉमी ओवर रेगुलेट हो चुकी है। और पॉलिसी क्लैरिटीज हमें मैक्रो में तो है, लेकिन अगर एग्जीक्यूशन केओस की बात करूं तो माइक्रो इकोनॉमी में बहुत ज्यादा देखने के लिए मिलेंगी। तो यहाँ पर ये जो पूरा आर्टिकल है वो इन्हीं सब के बारे में बात करता है कि क्लासिकल पजल थी इंडियन इकोनॉमिक पॉलिसी में, जो कि पहले इकोनॉमिस्ट जगदीश भागवती और टीएन श्रीनिवासन ने यहाँ पर अपनी लेट 1960s में बताई कि क्यों इंडिया जो है वो मैक्रो इकोनॉमी तो रीजनेबली वेल वे में अपनी मैनेज कर पाता है, लेकिन माइक्रो इकोनॉमिक लेवल पर बहुत ही पुअरली परफॉर्म करता है। सो ये आर्टिकल यहाँ पर आर्ग्यू कर रहा है कि डिस्पाइट डिकेड्स ऑफ रिफॉर्म्स एंड पॉलिटिकल चेंजेस, कॉन्ट्रडिक्शन आज भी यहाँ पर बरकरार है। तो सबसे पहले तो मैक्रो वर्सेस माइक्रो इकोनॉमी में कोर आइडिया क्या है? मैक्रो इकोनॉमी इंडिया परफॉर्म अच्छा कर रहा है, लेकिन यहाँ पर हमारी अगर मैक्रो इकोनॉमिक डील्स देखेंगे इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के थ्रू, तो इन्फ्लेशन कंट्रोल, फिस्कल मैनेजमेंट, एक्सटर्नल सेक्टर स्टेबिलिटी, फॉरेक्स रिजर्व्स, ग्रोथ स्टेबिलिटी, सब कुछ बहुत अच्छे से चल रहा है। ठीक है, एवरीथिंग इज परफेक्ट। बट ये जो एडिटोरियल है ये बोलते हैं कि भाई रीसेंट गवर्नमेंट्स ने मैक्रो स्टेबिलिटी अचीव कर ली, इन्फ्लेशन साइकिल्स कंट्रोल्ड है, बैंकिंग सिस्टम स्टेबल है, मैनेज्ड है, करंट अकाउंट डेफिसिट आपके बहुत अच्छे से सरप्लस में भी आए हैं, फिस्कल क्रेडिबिलिटी भी हमारी काफी इंप्रूव हुई है। तो इंडिया की इकोनॉमिक डैशबोर्ड इंडिकेटर्स तो यहाँ पर स्टेबल दिखते हैं। फिर माइक्रो इकोनॉमी की क्या प्रॉब्लम है? माइक्रो इकोनॉमिक कंसर्न्स ये दिखा रहे हैं कि जो बिजनेसेस हैं वो एक्चुअली ऑपरेट करते हैं ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, रेगुलेशन कंप्लायंस, लेबर मार्केट, कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्समेंट, लाइसेंसिंग एंड अप्रूवल्स। तो यहाँ पर हमारे पास में माइक्रो फेलियर्स ये दिखा रहे हैं कि जो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट रेट है वो आपका अब भी 30% ऑफ जीडीपी है, जो कि एटलीस्ट 37 से 38% तो होना ही चाहिए था, राइट? तो यहाँ पर जुडिशियल डिलेज, स्टेट लेवल पॉलिसीज, ये सारे प्रॉब्लम्स देखने के लिए मिलते हैं। इंडिया एक डिफिकल्ट प्लेस बन चुका है प्रोडक्शन के लिए, इन्वेस्टमेंट के लिए और बिजनेस एक्सपेंशन के लिए। एविडेंस में ये बोलते हैं कि जो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट है वो अभी भी लो है, इन्वेस्टमेंट रेट आपका 30% ऑफ जीडीपी ही चलता है, जबकि हाई ग्रोथ के लिए कम से कम 37 से 38% चाहिए। और जो ईस्ट एशियन इकोनॉमीज हैं वो 40% प्लस इन्वेस्टमेंट रेट्स यहाँ पर सस्टेन कर चुकी हैं फॉर डिकेड्स। तो बेसिकली यहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो केवल मैक्रो स्टेबिलिटी पर तो डिपेंडेंट है नहीं, माइक्रो इकोनॉमिक एफिशिएंसी भी चाहिए। तो प्रोडक्टिविटी, ईज ऑफ प्रोडक्शन, फर्म ग्रोथ, इनकी हमें जरूरत होगी। और यहाँ पर जो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ईस्ट एशियन कंट्रीज जैसे कि चाइना, कोरिया, इनकी इन्वेस्टमेंट रेट 40% से भी ज्यादा फॉर डिकेड्स रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इंडस्ट्रियल एक्सपेंशन हुआ, एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिवनेस हुआ और रैपिड ग्रोथ देखी गई। इंडिया का जो लोअर इन्वेस्टमेंट है उसकी वजह से स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन भी काफी स्लो है। जैसे मैंने भी थोड़ी देर पहले बोला भी कि हमारे पास में यहाँ पर चाहे हमने कितनी भी सर्विसेज में अच्छा कर लिया हो, एक्सपोर्ट्स में हम अभी भी खराब चल रहे हैं। ठीक है, देखो आईटी हमारी बैकबोन है, लेकिन कितने एआई सॉफ्टवेयर्स जो कि हमने अपने यहाँ से स्क्रैच से बनाए और इसके बाद में बाकी आए। अभी एआई सबमिट हुई, बहुत सारी चीजें रिवील की गई, तो कहीं ना कहीं हम अभी भी बैकडोर्स में ही काम कर रहे हैं, फ्रंट में नहीं आ पाए हैं। इंस्टीट्यूशनल प्रॉब्लम यहाँ पर देखने के लिए मिल रही है, एक फेडरल स्ट्रक्चरल कंफ्यूजन देखने के लिए मिलता है। यहाँ पर इंडिया जो है उसकी डिवीजन हो गई है पावर्स की, जैसे यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट में। और ये जो कंकरेंट लिस्ट है ये बोल रहे हैं कि ये ना पॉलिसीज में कंफ्यूजन लेकर आती है। तो अभी कहते हैं कि देखो बिजनेस कॉन्फिडेंस जो होता है वो इन्वेस्टमेंट के साथ में आता है, ना कि मैक्रो स्टेबिलिटी में। अगर इन्फ्लेशन और फिस्कल डेफिसिट हमने कंट्रोल कर भी लिए तो इन्वेस्टर्स हेजिटेट करते हैं जब रेगुलेशंस अनप्रेडिक्टेबल है और परमिशंस कॉम्प्लेक्स है, लीगल डिस्प्यूट सालों ले जाते हैं, पॉलिसी की अथॉरिटी जो है वो अभी भी अनक्लियर है कि किसके हाथ में यहाँ पर अथॉरिटी है। तो मैक्रो स्टेबिलिटी का मतलब माइक्रो एफिशिएंसी हो ऐसा जरूरी नहीं है, और ये इंडिया के केस में वाइडली देखा जा सकता है। इंस्टीट्यूशनल प्रॉब्लम्स क्या है? फेडरल स्ट्रक्चर। एडिटोरियल बोलता है कि यहाँ पर हमारे पास जो 3 लेजिस्लेटिव लिस्ट हैं, यूनियन, स्टेट और कंकरेंट। यूनियन लिस्ट में सेंट्रल गवर्नमेंट कौन से सब्जेक्ट पर काम करेगा, स्टेट में स्टेट गवर्नमेंट, कंकरेंट में जो दोनों होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास में ओवरलैपिंग अथॉरिटी है, पॉलिसी का कंफ्यूजन है और अकाउंटेबिलिटी गैप्स है।
अब इन्होंने 3 एग्जांपल्स भी यहाँ पर दिए हुए हैं कि अगर मान लो इंट्रा स्टेट्स हमारा पॉलिसी एरिया है तो अथॉरिटी सेंटर के पास है, लेबर और वेजेस में जो अथॉरिटी है वो स्टेट्स के पास है, एनवायरमेंट में सेंटर और स्टेट मिलकर काम कर रहे हैं। तो बिजनेसेस को अब मल्टीपल रेगुलेटर्स फेस करने पड़ेंगे। तो जब अथॉरिटी ही डिवाइडेड है, क्लैरिटी नहीं है, तो डिसीजन स्लो डाउन हो जाते हैं, अकाउंटेबिलिटी वीकन हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर अब आप देखेंगे कि बिजनेसेस मल्टीपल रेगुलेटर्स को ओवरलैपिंग पावर्स के साथ में फेस कर रहे हैं और ऑथर इसको ग्लोरियस कंफ्यूजन बुलाते हैं। ओके, इस तरह के टर्म्स भी आप अपने राइटिंग में अगर यूज कर पाते हो, स्पेशली एसेज में, तो ये बहुत प्यारा इम्पैक्ट देते हैं। एनीवेज आगे बढ़ते हैं। फेडरलिज्म पैराडॉक्स। इंडिया कंबाइन करता है चाइना लाइक सेंट्रल इन्फ्लुएंस एंड यूएस लाइक स्टेट ऑटोनॉमी। तो आपको देखने के लिए मिलेगा कि हमारे पास में जो चाइना है वो सेंट्रलाइज कंट्रोल रखता है, यूएस स्ट्रॉन्ग स्टेट ऑटोनॉमी देता है, इंडिया एक म्यूचुअल कंस्ट्रेंट बना लेता है सेंट्रल स्टेट्स के बीच में और डिलेड हो जाते हैं डिसीजंस ओवरलैप्ड अथॉरिटीज के वजह से। अब हमारे पास में एक और प्रॉब्लम क्या है, चले तो ये देखो सेंट्रल स्टेट्स यहाँ पर एक दूसरे को साइमल्टेनियसली कंस्ट्रेन कर रहे हैं, जिसकी वजह से डिसीजंस में डिले हुआ, पॉलिसी पैरालिसिस देखने के लिए मिला और एडमिनिस्ट्रेटिव फ्रिक्शन। ये पॉलिसी पैरालिसिस इंडिया की सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स में से एक आज भी मानी जाती है। एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेसिटी में क्या इश्यूज आ रहे हैं, देखो ये एक बहुत ही मेजर आर्ग्यूमेंट देते हैं कि भाई देखो जो हमारी रिक्रूटमेंट सिस्टम है ना ये बड़ा वीक है। ठीक है, जॉब प्रोटेक्शन बहुत एक्सेसिवली की जाती है और अकाउंटेबिलिटी तो एकदम लो है। स्टेट कैप आज भी आप लोग यहाँ पर जानते हो, अगर एक अपॉर्चुनिटी दे दी जाए कि भाई आपको गवर्नमेंट सेक्टर में भी उतनी ही सैलरीज मिलेंगी, उतनी ही जल्दी जल्दी आपके यहाँ पर ग्रोथ होगी जितनी पब्लिक सेक्टर में होती है। ठीक है, प्राइवेट सेक्टर में होती है। तो जो लोग प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे हैं ना वो भी गवर्नमेंट सेक्टर में आना चाहेंगे। क्यों? किसी भी तरह की जॉब की प्रोटेक्शन, सिक्योरिटी कुछ यहाँ पर हमें प्रॉपर्ली नहीं दिया जाता है। और जो बेसिकली जो एम्प्लॉइज है, ठीक है, लेकिन जो हमारे पास प्राइवेट सेक्टर है उसमें आप देखेंगे रिक्रूटमेंट्स का कोई प्रोसेस नहीं है, सैलरीज हाइक करने का, किसी भी चीज का कोई प्रॉपर हमारे पास तरीका नहीं है। तो हमारे पास में यहाँ पर स्टेट कैपेसिटी में इकोनॉमिक एफिशिएंसी होनी चाहिए। और अगर गुड पॉलिसीज बना भी लोगे तो अगर इफेक्टिव वे में एडमिनिस्ट्रेशन नहीं होगा तो वो फेल कर जाएंगी। कहने के लिए बहुत अच्छे लेबर कोड्स बनाए थे, बहुत कुछ बनाया, क्या इम्प्लीमेंटेशन होने से यहाँ पर किसी को फायदा दिख रहा है? ऑफ कोर्स नहीं दिख रहा। तो जब इम्प्लीमेंटेशन नहीं होगा तो कुछ भी बनाते रहो। ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर प्रॉब्लम्स है, वीक रिक्रूटमेंट क्वालिटी, यहाँ पर ये एलिग्ड है बाय ऑथर। ठीक है, ऐसा मेरा खुद का पर्सनल वो नहीं है, लेकिन ये बोल रहे हैं कि जो आप अपने यूपीएससी के थ्रू लोगों को हायर कर रहे हो ये अच्छी क्वालिटी के लोग नहीं है। ठीक है, यहाँ पर क्या है, मैंने नहीं बोला ऐसा कुछ भी, दिस इज एलिग्ड बाय द ऑथर। एक्सेसिव जॉब प्रोटेक्शन इनको दे दी जा रही है और इनकी परफॉर्मेंस अकाउंटेबिलिटी एकदम ही लिमिटेड है। ठीक है, ऑफ कोर्स प्राइवेट सेक्टर में ऐसा है नहीं, इसमें उल्टा हो रहा है, बहुत अच्छे लोगों को हायर करके भी उन्हें परेशान करते हैं। जैसे कि एलॉन मस्क ने जो वो थे पराग, उनको निकाल दिया था जॉब से, जैसे यहाँ पर सबसे पहले ट्विटर को इन्होंने टेक ओवर किया। तो लो एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी ट्रांजैक्शन कॉस्ट और बिजनेसेस के लिए बढ़ा देती है। तो 3 इंस्टीट्यूशनल कॉन्ट्रडिक्शंस देखने के लिए मिलते हैं। सबसे पहले जुडिशियरी जस्टिस के लिए, एग्जीक्यूटिव इक्विटी डिस्ट्रीब्यूशन और इकोनॉमी यहाँ पर एफिशिएंसी मांगती है। तो यहाँ पर ये बोलते हैं कि भाई देखो 3 कॉम्पिटिंग गोल्स हैं आपके पास में। जुडिशरी का फोकस जस्टिस पर होना चाहिए, एग्जीक्यूटिव का फोकस इक्विटी रिडिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर और इकोनॉमी को चाहिए एफिशिएंसी। और एफिशिएंसी यहाँ पर लीस्ट अटेंशन इन लोगों से ले पा रही है। तो डेवलपमेंट यहाँ पर बैलेंस करने के लिए इक्विटी, एफिशिएंसी, जस्टिस तीनों को मिलाकर काम करो। रीडिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पर बिना प्रोडक्टिविटी रिफॉर्म्स के ग्रोथ को और स्लो डाउन कर देते हैं। कल मैंने इंश्योरेंस का एक चैप्टर पढ़ाया था जिसमें मैंने मिसिंग मिडिल के बारे में बात की। ठीक है, अबेडा के लिए मैंने वो पढ़ाया था ईएसआई का, जिसमें मैंने मिसिंग मिडिल की बात की। यूट्यूब पर ऑफ कोर्स सारी क्लासेस अवेलेबल होती हैं फ्री, तो आप देख सकते हैं। मैंने उसमें यही बताया कि एक बहुत बड़ा सैंक्शन है जो कि यहाँ पर बहुत महंगी पॉलिसीज है, सस्ती भी पॉलिसीज है, नहीं अफोर्ड कर पा रहे, लेकिन इनकी हालत वैसी है कि गवर्नमेंट की सब्सिडीज भी नहीं ले पा रहे हैं। तो रीडिस्ट्रीब्यूशन भी यहाँ पर प्रॉपरली तो इंडिया में नहीं हो रहा, एंड यू नो दैट वेरी वेल। तो अकॉर्डिंग टू द ऑथर, जस्टिस और इक्विटी जो है वो पॉलिसी मेकिंग को डोमिनेट करते हैं। एफिशिएंसी यहाँ पर इनसफिशिएंट फोकस रिसीव कर रहा है, जिसकी वजह से रेगुलेटरी ओवररीच देखने के लिए मिलती है और जो एंटरप्राइज एक्टिविटीज है वो स्लो डाउन होती है। अब ये इक्विटी वर्सेस एफिशिएंसी डिबेट में आते हैं, जिसमें एक क्लासिकल इकोनॉमिक ट्रेड ऑफ देखा गया।
इक्विटी रीडिस्ट्रीब्यूशन की बात करती है, एफिशिएंसी प्रोडक्टिविटी की बात करती है। वेलफेयर फोकस यहाँ पर रहेगा हमारे पास में एफिशिएंसी ग्रोथ पर। इक्विटी प्रोटेक्शन की बात करती है, एफिशिएंसी कंपटीशन की बात करती है। अब ये केवल और केवल यहाँ पर अगेंस्ट इक्विटी नहीं बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं कि हम एक्सेसिव फोकस की वजह से परेशान हैं। ये नहीं है कि आप यहाँ पर ठीक है रीडिस्ट्रीब्यूशन नहीं करो, करो बिल्कुल करो, लेकिन कंप्लायंस बर्डन इतना ज्यादा बढ़ा देते हो, एंटरप्रेन्योरशिप को आप डिस्करेज कर रहे हो, और यहाँ पर जो प्रोडक्टिविटी इंसेंटिव्स हैं वो भी रिड्यूस हो जाते हैं। समझ में आया? सो इकोनॉमिक इनसाइट बिहाइंड दिस एडिटोरियल क्या है? ये बोलते हैं स्ट्रॉन्ग मैक्रो पॉलिसी स्टेबल इकोनॉमी इंडिकेटर्स तो दिखा रही है, राइट? जैसे जीडीपी अच्छा है, जीवी अच्छा है, लेकिन अगर हम देखें वीक इंस्टीट्यूशंस और रेगुलेटर कॉम्प्लेक्सिटी, तो इन्वेस्टमेंट यहाँ पर लो हो रही है, बिजनेस फ्रैक्शंस बढ़ रहे हैं, वीक माइक्रो इकोनॉमिक परफॉर्मेंसेस हैं। और ईस्ट एशिया के साथ में जब हमने कंपैरिजन करा तो हमें ये दिखा कि ईस्ट एशिया जो है वो कहाँ अच्छा कर रहा है। इन्होंने यहाँ पर बहुत एफिशिएंसी दिखाई है, किस चीज में? सबसे पहले तो यहाँ पर इंडस्ट्रियल पॉलिसी अच्छी, एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी अच्छी, इन्वेस्टमेंट रेट्स हाई है, पॉलिसी कोऑर्डिनेशन अच्छा है। शायद आप अग्री ना करो मेरी बात से, शायद आप बहुत ज्यादा डिसअग्री करो, लेकिन एक बात सच है, इंडिया में जब ब्यूरोक्रेट्स हायर होते हैं या जब लोग यहाँ पर अलग अलग जगहों पर अलग अलग गवर्नमेंट जॉब्स में जाते हैं, जिनको मैं बोलूंगी विच आर पार्ट ऑफ क्वीनरी सेक्टर, ठीक है, जो लोग क्वीनरी सेक्टर का हिस्सा है इंडिया में, नॉट ओनली इन प्राइवेट सेक्टर पब्लिक सेक्टर बट ऑल्सो इन प्राइवेट सेक्टर, मैं जेन्युइनली बता रही हूँ आपको, ये दोनों जगह पर मेरा एक प्यारा एक्सपीरियंस रहा कि लोग बहुत करप्ट होते हैं और वो पावर में आना चाहते हैं, वो ये एग्जाम्स भी इसलिए क्लियर कर रहे हैं ताकि वो यहाँ पर करप्शन कर पाए। शायद ये चीज मेरी बहुत ज्यादा गलत लगेगी कुछ लोगों को, लेकिन ये सच है। तो यहाँ पर इंडिया का इशू क्या है कि इंस्टीट्यूशनल फ्रेगमेंटेशन है और लैक ऑफ एम्बिशन नहीं है। लैक ऑफ एम्बिशन बिल्कुल नहीं है। आज के टाइम में आप किसी भी बच्चे से भी बात कर लोगे, बड़ों से भी बात कर लोगे, सब एंटरप्रेन्योर्स बनना चाहते हैं, दे हैव मेजर वेरी गुड आइडियाज, बट इन्वेस्टमेंट्स नहीं है। ठीक है, इन्वेस्टमेंट्स है, सब कुछ है, तो गवर्नमेंट की इतनी सारी रेगुलेशंस अजीब अजीब तरीके की हैं, राइट? प्रॉब्लम्स बहुत है इंडिया में। फिर एडिटोरियल कनेक्ट करता है मैक्रो वर्सेस मैक्रो इकोनॉमिक माइक्रो इकोनॉमिक पॉलिसी डिस्टिंक्शन के बीच में, इन्वेस्टमेंट रेट और ग्रोथ रिलेशनशिप के बीच में, फेडरल फिस्कल स्ट्रक्चर, इंस्टीट्यूशनल इकोनॉमिक्स, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिफॉर्म्स। तो यहाँ पर हमारे पास में मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी नेसेसरी तो है लेकिन सफिशिएंट नहीं है। सबसे पहले ये बोलते हैं कि या तो कंकरेंट लिस्ट को आप कम कर दो या तो अबॉलिश कर दो और क्लियर अथॉरिटी दो स्टेट्स को, ताकि यहाँ पर पॉलिसी ओवरलैप कम हो और अकाउंटेबिलिटी बढ़े। अब ये थोड़ा सा यहाँ पर कंट्रोवर्शियल है कि कंकरेंट लिस्ट को हटा ही दो, लेकिन एनालिटिकली इंपॉर्टेंट है। ऑफ कोर्स यहाँ पर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने इसको रखा है तो किसी रीजन से ही रखा है, बट मैं आपको एडिटोरियल वाला व्यू पॉइंट दे रही हूँ। अब इंडिया का जो चैलेंज है वो ट्रांजिशन कर रहा है स्टेबिलाईजेशन इकोनॉमी से मैक्रो इकोनॉमिक डिसिप्लिन की तरफ और ग्रोथ इकोनॉमी से माइक्रो रिफॉर्म्स की तरफ। अगर इंडिया यहाँ पर आपकी ग्रोथ इकोनॉमी से लेकर आती है, माइक्रो रिफॉर्म्स लेकर आती है, तो हमारे पास में हम कहीं ना कहीं एक बेटर प्लेस पर आ जाएंगे, लिटरल में हम डेवलप्ड कंट्री कहलाएंगे। अभी हम तक कहाँ तक आए हैं? स्टेबलाइजेशन इकोनॉमी तक पहुंच पाए हैं। ठीक है, इंडिया ने मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी अचीव कर ली। इंस्टीट्यूशनल और गवर्नेंस प्रॉब्लम्स अभी भी हैं, स्ट्रक्चरल इंस्टीट्यूशनल, जो कि वीक करते हैं माइक्रो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट को और प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को। So at the end, what I can say about this particular editorial, that India's economic experience is highlighting a paradox of strong macroeconomic management, which is coexisting with persistent microeconomic inefficiencies. We can see that we have fiscal prudence, monetary stability, and external resilience, which have also strengthened our fundamentals of micro, right? लेकिन macro fundamentals better say, and fragmented institutional authority, regulatory complexity, and administrative constraints are continuing to inhibit private investment and productivity growth. Sustained economic transformation will therefore depend not only on maintaining macro stability but also on improving governance quality. We have to clarify federal responsibilities and foster an enabling environment for enterprises. Balancing efficiency with equity and justice remains central to resolving India's development challenge. Okay, क्लियर हो गया पूरा आर्टिकल आप लोगों को? क्या कंक्लूजन में लिखना है पूरा? हमने इस आइडिया क्या था
इस एडिटोरियल का वो समझ लिया। नेक्स्ट आ जाते हैं, challenges of the post खानमैनी era, regime change and regional uncertainty। ये थोड़ा सा आपका इंटरनेशनल रिलेशन से रिलेटेड है, बट ऑफ कोर्स यहाँ पर थोड़ा सा समझ लेते हैं बिकॉज हमें जानकारी होनी चाहिए कि सिचुएशन क्या चल रही है। तो ये आर्टिकल ये बोलता है कि ईरान के जो सुप्रीम लीडर हैं अली खानमानी, ये इनकी डेथ, ठीक है, या इनकी जो किलिंग हुई है, ये एक शिफ्ट दिखा रही है न्यूक्लियर नेगोशिएशन से रिजीम चेंज की तरफ, और एक यहाँ पर रिजीम रिप्लेस करना फार इजियर बन चुका है कि एक स्टेबल ऑल्टरनेटिव यहाँ पर गवर्नमेंट्स या फिर बाहर की जो बड़ी कंट्रीज है, डेवलप्ड कंट्रीज है, वो लेकर आए। तो कंसर्न क्या है, क्या होगा अगर रिजीम कोलैप्स कर जाती है? तो इस आर्टिकल में ये बोलते हैं कि यूएस और इजराइल ने अटैक्स लॉन्च करे ईरान के ऊपर, और स्ट्राइक में क्या हुआ, सुप्रीम लीडर की डेथ हो गई इनके, राइट। अब यहाँ पर जो सीनियर रिजीम लीडरशिप थी वो भी देखने के लिए मिली कि भाई उनकी भी डेथ हुई है ना। अब ऑफिशियल जस्टिफिकेशन ये आया कि ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को हमें रोकना था, लेकिन जो एक्चुअल आउटकम था वो क्या था कि रिजीम डिकैपिटेशन करना था, मीनिंग लीडरशिप को रिमूव करना था। इसीलिए ये जो ऑथर हैं ये क्लेम करते हैं कि जो रियल ऑब्जेक्टिव था वो तो रिजीम चेंज था, जो कि यहाँ पर न्यूक्लियर प्रोग्राम के नाम पर इन्होंने करा। रिजीम चेंज मतलब हमने एक्सटर्नल इंटरवेंशन दिखाए जिसमें कि कंट्री की रूलिंग गवर्नमेंट को चेंज करना था, जैसे आज के टाइम में चाइना करता है बांग्लादेश, नेपाल में। हिस्टोरिकल एग्जांपल्स में इराक, अफगानिस्तान, लीबिया, इन कंट्रीज के साथ में भी ऐसा ही हुआ, राइट। अब हमारे पास में ये बात करते हैं कि ये जो न्यूक्लियर प्रोग्राम वर्सेस रियल ऑब्जेक्टिव्स हैं वो हैं क्या। मैं इसको आपको ऐसे ही बता दूं थोड़ा सा हिंदी में ही, है ना, इसको ऐसा रीड करने की जरूरत नहीं है, जहां पर आपका वाला पार्ट आएगा वो हम रीड करेंगे। तो ये बोलते हैं कि इनिशियली यूएस ये बोलता था कि हमें ना ईरान को बचाना है डेवलपिंग न्यूक्लियर वेपन से, लेकिन जो एडिटोरियल है वो कहता है कि नहीं, ऐसा नहीं है, न्यूक्लियर फैसिलिटीज तो पहले से ही यहाँ पर डैमेज हो चुकी थी और ये रिपोर्ट भी किया जा चुका था। तो ये जो टॉप लीडरशिप को मारा गया है ना, ये क्यों मारा गया, ये न्यूक्लियर कंटेनमेंट से थोड़ा बियॉन्ड वाली बात है, यहाँ पर पॉलिटिकल ट्रांसफॉर्मेशन करना था, केवल सिक्योरिटी एक्शन नहीं लिया गया। तो स्ट्रेटेजिक क्वेश्चन ये रेज करता है कि क्या यहाँ पर न्यूक्लियर फैसिलिटीज जो हैं वो अगर ऑलरेडी कमजोर हो चुकी थी, हटा दी गई थी, तो पॉलिटिकल लीडरशिप को क्यों आपने टारगेट करा? और आंसर है कि ईरान का जो पॉलिटिकल सिस्टम है इसको इन्हें रीशेप करना था। अब रिजीम चेंज जो है वो डेंजरस क्यों है, इनका ये कहना है कि अगर एक रिजीम को आप रिमूव कर रहे हो तो वो ज्यादा आसान बन गया है कि आप एक स्टेबल सक्सेसर को लेकर आओ, और लीडरशिप जब रिमूव होती है पावर वैक्यूम क्रिएट हो जाता है बिना क्लियर सक्सेसर्स के, ठीक है। अब यहाँ पर कॉम्पिटिंग फैक्शंस जो है वो आते हैं, मिलिट्री ग्रुप्स आते हैं, इन्फ्लुएंस ले लेते हैं, जैसे तालिबान ने अफगानिस्तान में लिया, और सिविल कॉन्फ्लिक्ट्स बढ़ जाती हैं। अब रीजनल इंस्टेबिलिटी में ये कहते हैं कि जो ईरान है ये बहुत सारे रीजनल एक्टर्स को इन्फ्लुएंस करता है, जैसे हमस, हजबुल्ला, हुथीज वो जो रेड कनाल वाला बताया था ना, रेड सी वाला आपको, वो ठीक है। तो ये यहाँ पर अगर वीक हो भी जाते हैं तो ऑपरेशनल तो है। अगर बात करें इससे क्या होगा, प्रॉक्सी कॉन्फ्लिक्ट्स इंटेंसिफाई हो जाएंगी और गल्फ शिपिंग लेन्स जो है वो थ्रेटन हो जाती है, एयर ट्रेवल और ट्रेड, अब ये सब कुछ डिस्टर्ब हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर ये बोलते हैं कि हमारे लिए क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो हिस्टोरिकल वार्निंग्स के एग्जांपल ये देते हैं कुछ यहाँ पर, कि कुछ हमने हिस्टोरिकल आंसर्स सीखे। 1953 में कूप हुआ था, यूएस और यूके ने मिलकर, ये जो पीएम मोहम्मद मुजाहिद थे उनको यहाँ पर इलेक्टेड पीएम थे, उनको रिमूव कर दिया और शाह ऑफ ईरान को इंस्टॉल किया, जिसकी वजह से 1979 में इस्लामिक रेवोल्यूशन आया और एक्सटर्नल रिजीम इंजीनियरिंग जो थी वो यहाँ पर लॉन्ग टर्म बैकलैश प्रोड्यूस की। अब कोर स्ट्रेटेजिक डायलेमा ये है कि क्या एक न्यू ईरानियन रिजीम सरवाइव कर पाएगी पॉलिटिकली अगर न्यूक्लियर एम्बिशंस को खत्म कर दे और एंटी यूएस एंड एंटी इजराइल रिटोरिक को भी खत्म कर दे। ये ऐसा मुश्किल है, क्यों? क्योंकि ये जो पोजीशंस हैं ये ईरान की पॉलिटिकल आइडेंटिटी सिंस 1979 रखे हुए हैं, और पॉलिटिकल रियलिटी तो कुछ ऐसी है कि जो नई गवर्नमेंट आएगी उनको नेशनल प्राइड को बैलेंस करना होगा न्यूक्लियर रिस्ट्रेंट्स के साथ में, और एंटी वेस्टर्न सेंटिमेंट्स जो थे अब उनको डिप्लोमेटिक नॉर्मलाइजेशन के साथ में यहाँ पर लेकर आना होगा, जो कि साइमल्टेनियसली अचीव करना बहुत मुश्किल है।
अब ट्रम्प की जो पॉलिसी कॉन्ट्रडिक्शन है वो ये है कि ट्रम्प तो चाहते हैं कि भाई नेशन बिल्डिंग अब्रॉड जो हो रही है उसके अगेंस्ट कैंपेन करें ये, और ये जो एक्शंस है इनके ये दिखा रहे हैं कि यूएस तो हमेशा से ही इंटरवीन करता आ रहा है, तो सिक्योरिटी थ्रेट और इंटरवेंशन फटीग की बात हो रही है। शॉर्ट टर्म में लीडरशिप आपने हटा दी, टैक्टिकल मिलिट्री सक्सेस आपको मिल गई और रिजीम वीक हो गई, लेकिन लॉन्ग टर्म में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आएगी, स्ट्रेटेजिक अनसर्टेनिटी होगी और पॉसिबल रीजनल केओस होंगे। तो यहाँ पर इम्प्लीकेशन क्या रहेगा इंडिया के लिए और वर्ल्ड के लिए वो हमें समझना है। तो अब ये यहाँ पर आपको बताते हैं कि देखो हमारे लिए अगर हम देखें कि भाई जियोपॉलिटिकली क्या चीजें हो रही हैं, तो सबसे पहले तो हम देखेंगे ग्लोबल लेवल पर क्या हो रहा है। ऑयल प्राइस की वॉलेटिलिटी बढ़ती जाएगी, ट्रेड डिसरप्शंस होंगे, एमर्जिंग मार्केट से कैपिटल फ्लाइट हो जाएगी जैसे इंडिया की बात की, और करेंसीज पर प्रेशर बनेंगे। इंडिया में स्पेशली अगर मैं बात करूं एनर्जी सिक्योरिटी रिस्क पर आ चुकी है। वेस्ट एशिया में जो डायस्पोरा हमारा रहता है उनके कंसर्न्स हमारे बढ़ गए, और शिपिंग रूट जो थी वो वल्नरेबल हो गई, जैसे मैंने बताया हमारे एक्सपोर्ट भी अफेक्ट होने वाले हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर ये बोलते हैं कि क्या किया जा सकता है, कुछ यहाँ पर चीजें हैं। तो सबसे पहले तो ये बोलते हैं कि भाई देखो अब हमें ईरान की जो पूरी की पूरी ट्रांजिशंस हुई हैं इसके रिलेटेड, इस पूरे आर्टिकल में तो खैर आपको यही बोला गया है कि ये सारी चीजें दिखा रही है कि किस तरीके से प्रेडिक्टेबल आउटकम से ईरान का ट्रांजिशन होगा, डिस्टेबलाइज हो जाएगा। लेकिन आप एक बात सोचना खुद से, पाकिस्तान इनस्टेबल, अफगानिस्तान इनस्टेबल, ईरान अब अगेन इनस्टेबल, how we are going to face this particular situation. Guys, do you know 1971 में अगर इंदिरा गांधी चाहती तो वो पाकिस्तान की गवर्नमेंट जो थी उस टाइम पर उसको पूरा हटा सकती थी, पीओके ले सकती थी, बहुत कुछ कर सकती थी, बट उन्होंने ऐसा नहीं किया था। डू यू नो व्हाई? बहुत सारे लोग इसको क्रिटिसाइज करते हैं, बट थिंक ऑफ इट, अगर एक इलेक्टेड गवर्नमेंट वहां से हटा दी जाए और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी लेकर आ जाए, टेररिज्म जो आज के टाइम में इतना है, ठीक है, जो बैक डोर्स में काम कर रहा है वो फ्रंट डोर में आकर काम करेगा, और यहाँ पर सीधे इम्पैक्ट इंडिया के ऊपर आएगा। जो सीधे इम्पैक्ट इंडिया के ऊपर आ रहा है, ठीक है, आज के टाइम में अगर हम इतना सफर कर रहे हैं तो उस टाइम पर हम कितना सफर करते। नाउ वी नो, हमारे इंडिया की बात करें तो बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका खैर दोबारा से हाथ में आ गया, पहले बिल्कुल हाथ से चला गया था। ठीक है, when I'm saying हाथ से चला गया था, आई मीन कि हमें रिलेशंस खराब हो गए थे। Pakistan you know very well, then Afghanistan you know very well, then we know about the Iran as well now what is happening. So चाइना जो कि सिल्क रूट बना रही है, जो बेल्ट रोड इनिशिएटिव के ऊपर काम कर रही है, जो यहाँ पर कनेक्ट कर रही है एक्सपोर्ट्स के लिए अलग अलग कंट्रीज को, वियतनाम जो इसका फायदा उठाएगी, एंड देन कम्स इंडिया। थिंक ऑफ इट, थिंक हाउ थिंग्स आर गोइंग, हाउ दीज आर गोइंग टू इम्पैक्ट इंडिया, राइट। मैं बहुत ज्यादा नहीं बोलूंगी क्योंकि यहाँ पर आज के टाइम में सोशल मीडिया के जमाने में बहुत सारी चीजें जो हैं राइट विंग लेफ्ट विंग में चली जाती हैं, but as I always say we are Indian first, I don't believe in left wing, I don't believe in right wing। ठीक है, चलिए आज के लिए बस इतना ही है। ठीक है, चलिए मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, लाइक कर देना वीडियो को, कमेंट करके बताना आपके क्या पर्सपेक्टिव्स हैं, एंड